नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम RAS मेंस एग्ज़ाम 2021 का जो मेंस एग्ज़ाम में 4 पेपर होते हैं RAS परीक्षा में, राजस्थान प्रशासनिक सर्विस से संबंधित जो एग्ज़ाम लिया जाता है RPSC द्वारा, प्री मेंस इंटरव्यू, प्री क्वालिफाई करने के बाद मेंस एग्ज़ाम होता है मुख्य परीक्षा। उसमें 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर आज देखेंगे हम, जो पिछली परीक्षा 2021 में मेंस परीक्षा हुई है उसका पेपर प्रथम आज हम देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस का पेपर किस तरह से आता है। जो विद्यार्थी प्रथम बार RS परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, जो पहली बार परीक्षा में बैठेंगे, उनके लिए ये लाभदायक होगा कि वो पेपर का पैटर्न देखें, अच्छी तरह से पेपर का पैटर्न समझें और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार तैयारी करें, अच्छे मैटर और अच्छी बुक से तैयारी करें। तो देखते हैं RS मेंस एग्ज़ाम 2021 का पेपर प्रथम, जो मुख्य परीक्षा में पेपर प्रथम आया था वो आज देख रहे हैं हम। तो ये इंस्ट्रक्शन है और फिर इसमें है अरब कार्य के लिए आपको पेज दिया गया है और नेक्स्ट है इसमें बताया गया है कि इस पेपर का नाम है दोस्तों जनरल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी और जनरल नॉलेज, सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान का ये पेपर होता है, पेपर प्रथम इसका नाम है। इसमें यूनिट प्रथम का पार्ट ए, यूनिट प्रथम का पार्ट ए दिया हुआ है। टोटल 200 नंबर का ये पेपर होता है दोस्तों, विद्यार्थियों, टोटल 200 नंबर का पेपर होता है और टोटल इसमें 48 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें ये यूनिट के अकॉर्डिंग डिवाइड होता है ये क्वेश्चन और मार्क्स से। यूनिट प्रथम ये 75 अंक की है और उसमें भी पार्ट ए 10 अंक का है जो छोटे क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें देखते हैं यूनिट प्रथम का पार्ट ए में इस किस टाइप में आता है। तो ये आता है कि सभी प्रश्नों के उत्तर दें और निम्न प्रश्नों का उत्तर 15-15 शब्दों में दें, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक निर्धारित है। ये टोटल पार्ट ए जो 10 अंक का है, इसमें 5 प्रश्न पूछे गए हैं, 2-2 अंक हैं, यानी 10 अंक हो गए और इनका उत्तर 15 शब्दों से अधिक शब्दों में नहीं देना है अपने को। तो आप देख सकते हैं कि पहला प्रश्न क्या पूछा है, भारतीय वैदिक दर्शन की परंपरागत या रूढ़िवादी 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 शाखाओं का नाम उल्लेख कीजिए, नाम दीजिए। ये भारतीय हिस्ट्री इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा है इन्होंने। वैदिक दर्शन की परंपरागत 6 शाखाओं में से किन्हीं 4 शाखाओं का नाम उल्लेख कीजिए। ये तो हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है, इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा है, 2 अंक का प्रश्न है, 15 शब्दों से अधिक शब्दों में इसका उत्तर नहीं देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न इन्होंने पूछा है रावण हत्ता क्या है, रावण हत्ता क्या है। राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित ये प्रश्न है, 2 नंबर का है, 15 शब्दों से अधिक शब्दों में इसका उत्तर नहीं देना है। रावण हत्ता क्या है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरा प्रश्न है सूरावर्दी या सूफी सिलसिला का वर्णन कीजिए। तो इसका राजस्थान कला संस्कृति और इतिहास से संबंधित इस प्रश्न को मान सकते हैं कि सूरावर्दी और सूफी सिलसिला, जो मुस्लिम संप्रदाय में जो सूफी और सूरावर्दी सिलसिला, ये धर्म से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से संबंधित ये है। आप देख सकते हैं इस प्रश्न, छोटा सा प्रश्न है, 2 नंबर का है ये। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली की भूमिका पर प्रकाश डालिए। जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 में, अरुणा आसफ अली की भूमिका क्या रही थी, उस पर आपको 15 शब्दों में लिखना है। 2 नंबर का प्रश्न है, मात्र 15 शब्दों में अरुणा आसफ अली की भूमिका आपको लिखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है लियोनार्डो द विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहाँ पर चित्रित किया था। ये लियोनार्डो द विंची ने अपना प्रसिद्ध चित्र द लास्ट सपर कहाँ पर चित्रित किया था। तो जगह, महल या शहर का इसमें नाम लिखना है। जो प्रसिद्ध चित्रकार हुए थे लियोनार्डो द विंची, उनका प्रसिद्ध चित्र है द लास्ट सपर, उसके बारे में पूछा है। तो 15 शब्दों से अधिक शब्दों में नहीं लिखना है ये। नेक्स्ट प्रश्न अब है पार्ट बी। पार्ट बी में आप देख सकते हैं कि ये 25 अंक का क्वेश्चन है, टोटल 25 अंक का है पार्ट बी और इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं पार्ट बी में और 5 के प्रत्येक के 5 अंक निर्धारित है। तो 5 × 5 25 हो गए। तो इसका उत्तर आपको मैक्सिमम
50 शब्दों से अधिक में नहीं देना है। 50 शब्दों में इसका उत्तर दे सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है पार्ट बी में। यूनिट ए के अंदर पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है। यूनिट ए एक की बात कर रहे हैं अभी, पेपर फर्स्ट की। यूनिट एक में पार्ट ए, पार्ट बी के जो 50-50 शब्दों में उत्तर देने होते हैं, 50 शब्दों से ज़्यादा उत्तर नहीं देने हैं। 5 अंक का मैक्सिमम, 5 अंक का एक क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, मंदिर वास्तुकला में राज सिंह शैली की विशेषताओं पर परीक्षण कीजिए। मंदिर वास्तुकला में राज सिंह की शैली, जो उनकी विशेषताओं का परीक्षण करना था इस प्रश्न में। ये थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल टाइप का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन नहीं है। इसमें एग्जामाइन के रूप में पूछा गया है कि आपने राज सिंह की शैली पढ़ी है, उसकी विशेषताओं को अगर आपको पता है तो उसके बाद में आप अन्य विशेषताओं, जो अन्य शैलियाँ हैं उनसे उसकी तुलना करनी है। वो शैली किस टाइप की है, कैसी है, अच्छी है, क्या विशेषताएं हैं, इस प्रकार एक एग्जामाइन करना है, सार के रूप में लिखना है कि जैसे आप मैक्सिमम 10 में से उसको कितने नंबर दे सकते हैं उस शैली को। इस टाइप में एक एग्जामाइन परीक्षण के रूप में आपको लिखना है इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय बिहार में कंवर सिंह की गतिविधियों पर प्रकाश डालिए। ये प्रश्न 1857 की क्रांति से संबंधित, भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न है ये। बिहार में जो कंवर सिंह की गतिविधियां थी 1857 की क्रांति में, उनका सहयोग था, उस पर लिखने के लिए ये प्रश्न में बताया गया है। उस पर प्रकाश डालना है, मतलब उसके बारे में लिखना है कि कंवर सिंह की क्या क्या सहयोगात्मक गतिविधियां रही या 1857 की क्रांति में उनका क्या रोल था, ये सभी इस प्रश्न में लिखना है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 शब्दों में लिखना है। आप मान सकते हैं कि एक लाइन में 10 शब्द है तो आप 5 लाइनें लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विलय पर लेख लिखिए। एकीकृत राजस्थान में सिरोही के विलय पर संक्षिप्त लेख लिखिए। तो आप सबको पता है राजस्थान का एकीकरण सबने पढ़ा होगा, उसमें सिरोही का विलय 2 बार हुआ है। पहले माउंट आबू को सिरोही राजस्थान में नहीं मिलाया गया था, बाकी सिरोही को राजस्थान में मिला दिया गया था। फिर बाद में सबसे लास्ट में माउंट आबू को भी राजस्थान में मिला दिया गया था। तो इस प्रकार सिरोही के विलय पर एक संक्षिप्त लेख लिखना है 5 लाइनों में, यानी 50 शब्दों में, अनुमानित 50 शब्दों में। ये 5 नंबर का प्रश्न आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 पूछा गया है, राजस्थान के बेंगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण करें। तो ये राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित ये प्रश्न है। राजस्थान के बेंगू किसान आंदोलन का आलोचनात्मक परीक्षण करना है। इसमें जो किसान आंदोलन हुआ था बेंगू, उसमें क्या नकारात्मकता रही, क्या सकारात्मकता रही, उसे क्या लाभ मिला, क्या नुकसान हुआ, ये सब मिला जुला रूप आपको एक समरी के रूप में लिखना है। परीक्षण के रूप में आप वहाँ पे एक निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करनी हो, अगर आपको साफ शब्दों में कहे तो एक निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करनी है कि उससे किसानों को क्या फ़ायदा हुआ, सरकार को क्या नुकसान हुआ या सरकार को क्या फ़ायदा हुआ। तो ये एक एग्जामाइन के रूप में आपको इस प्रश्न का आंसर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों आरएस का एग्ज़ाम जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है। हमको ऐसे देखने पर चल जाता है पता कि हाँ इजी है, कर लेंगे, लेकिन इसमें बहुत मेहनत मांगते हैं। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई और बहुत अच्छी खासी पढ़ाई अच्छी किताबों से बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न देखने में आसान लगते हैं लेकिन इनका आसान उत्तर देना आसान नहीं होता, बार बार प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस करने पर ही आपको ये प्रश्न आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, विद्यार्थियों की अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से, विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न है। अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस वार हुआ था, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के वैचारिक पृष्ठभूमि की विवेचना करनी है, इसमें डिस्कशन लिखना है उसके बारे में। नेक्स्ट प्रश्न, अब आ गया पार्ट सी। तो पार्ट सी आप देख सकते हैं, टोटल 40 नंबर का है पार्ट सी। इसमें अधिकतम पर 100 शब्दों में उत्तर दे सकते हैं, यानी कि 10 लाइनें मान लो आप, एक लाइन में 10 शब्द मान के चलते हैं तो 10 लाइनों में 100 शब्द हो जाते हैं और प्रत्येक प्रश्न के 10 अंक निर्धारित है। तो आप मानिए कि 4 पार्ट सी में 4 क्वेश्चन करने हैं, तब 40 अंक हो जाएंगे और 10-10 शब्दों 100 शब्दों में मैक्सिमम लिखना है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न नंबर 11 पार्ट सी का है ये। इसमें पूछा है कि राजस्थान के शास्त्रीय साहित्य में चारण साहित्य की महत्ता का परीक्षण करें।
तो ये राजस्थान की कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न पूछा है इन्होंने। चारण साहित्य का महत्व के बारे में पूछा है, राजस्थान के साहित्य में चारण साहित्य की क्या क्या महत्ता है उसके बारे में इसमें लिखना है। चारण कवियों का, उनके लिखित साहित्य की क्या महत्ता है, यह सब इस प्रश्न में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 10 नंबर का प्रश्न है और ये मैक्सिमम 100 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होता है। नेक्स्ट प्रश्न, ये देख लो, इसके लिए जगह काफ़ी आती है, 15 से 20 के बीच में लाइनें आती है इसमें। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसॉफिस्ट के विचारों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। ये पार्ट सी का यूनिट फर्स्ट का पार्ट सी का 12वां नंबर प्रश्न है। इसमें 100 शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। 10 नंबर का प्रश्न है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की विचारधारा के विकास में थियोसॉफिस्ट के विचारों की संक्षेप में विवेचना करना है। भारतीय इतिहास से संबंधित ये प्रश्न है, मॉडर्न इतिहास से संबंधित है। इसमें थियोसॉफिस्ट के जो विचारक हुए थियोसॉफिस्ट, उनसे संबंधित उनके विचारों की विवेचना करनी है इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में देशी उद्योगों के विकास की विवेचना करें। जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके दौरान भारत में देशी उद्योगों के विकास की विवेचना कीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वार से क्या भारत में देशी उद्योगों में विकास हुआ, और विकास हुआ तो किन किन उद्योगों का विकास हुआ, किस प्रकार हुआ, किस प्रकार कच्चा माल का निर्यात किया गया। तो इस टाइप के ये प्रश्न पूछा है इसमें। अच्छा प्रश्न है ये, आराम से समझदार जो पढ़ा है जिसने समझ के वो कर सकता है। भारतीय इतिहास से संबंधित ये प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न है ये और मैक्सिमम 100 शब्दों में इसका प्रश्न का उत्तर देना आता है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 है, औद्योगिक क्रांति ने केवल प्रौद्योगिकी क्रांति थी बल्कि एक सामाजिक आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों को उसके बाद रहने के ढंग को भी परिवर्तित कर दिया। विवेचना करें। ये कथन है किसी का, उसके बारे में विवेचना करने के लिए इस प्रश्न में पूछ लिया जाएगी। औद्योगिक क्रांति, ये विश्व इतिहास से संबंधित प्रश्न है। औद्योगिक क्रांति न केवल एक प्रौद्योगिकी क्रांति थी बल्कि एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति भी थी जिसने लोगों के उसके बाद रहने के ढंग को भी परिवर्तित कर दिया था। ये तो इसमें जो औद्योगिक क्रांति हुई उससे संबंधित ये प्रश्न है, उसके बारे में इसमें लिखना है कि क्या क्या इस क्रांति से परिवर्तन हुआ सामाजिक और आर्थिक रूप से। धन्यवाद। नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है यूनिट सेकंड। अभी हमने यूनिट फर्स्ट देखा, अब यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड है 65 अंक का है। कंप्लीट यूनिट सेकंड 65 अंक का है। ये पेपर प्रथम 200 अंक का है। ये 3 यूनिट में बटा है। पहली यूनिट 75 अंक की थी, हमने देख लिया, उसमें 3 पार्ट थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट और सी। और यूनिट सेकंड है ये 65 अंक की है, 65 नंबर की है। इसमें भी पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी है उसी प्रकार। और फिर यूनिट थर्ड है, उसमें भी पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है। अब इसमें देखते हैं कि पार्ट यूनिट सेकंड के पार्ट ए में किस टाइप का प्रश्न पूछा है। पार्ट ए में वही है कि 10 नंबर का है पार्ट ए, और मैक्सिमम 15 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित है और मैक्सिमम 15 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न। भारत के कौन से 8 मूल उद्योग आधारभूत संरचना को सहयोग करते हैं? तो ये इकोनॉमिक्स से संबंधित है। पार्ट बी, ये यूनिट सेकंड है। पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड है। इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित है ये यूनिट होती है। इसमें 65 अंक की यूनिट है। इसमें पूछा है कि भारत में कौन से 8 मूल उद्योग आधारभूत संरचना को सहयोग करते हैं। उन 8 मूल उद्योगों का आपको नाम लिखना है। सीधी सी बात है, सीधा प्रश्न है, आपको उन 8 मूल उद्योगों का नाम लिखना है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान जैव ईंधन बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ये भी सीधा प्रश्न है। जिसने राजस्थान अर्थव्यवस्था से संबंधित अध्ययन किया है वो इस प्रश्न का उत्तर आसानी से लिख सकता है। राजस्थान में जैव ईंधन बायोमास ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? नेक्स्ट प्रश्न, ये सब 2-2 नंबर के प्रश्न है। इनका आंसर मैक्सिमम 15 शब्दों में लिखना है आपको।
नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय बजट में राजस्व व्यय की मुख्य मदों को लिखिए। भारतीय बजट में राजस्व व्यय की मुख्य मदों को लिखिए। तो ये बजट से संबंधित प्रश्न है। राजस्व व्यय की मुख्य मदों को इसमें लिखना है। चौथा प्रश्न है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना का उद्देश्य, इसको वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम लिखना है। राजस्थान एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट, इसका उद्देश्य वित्त पोषित करने वाली संस्था का नाम लिखना है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, और मैक्सिमम 15 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, सतत विकास को परिभाषित कीजिए। जो यूएन का विजन है, एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, उसमें सतत विकास को परिभाषित किया गया है। उसी में से ये परिभाषा पूछी है कि सतत विकास को परिभाषित कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये। जो रेगुलर स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं, जो शिक्षा से जुड़े रहते हैं, जिनका एक अच्छा तैयारी करने का एक अच्छा ऐसा होता है सिस्टमेटिक ढंग, जो रेगुलर अखबार पढ़ते हैं, करंट की बुक्स पढ़ते हैं, समसाम की सामग्री पढ़ते हैं, न्यूज़ से जुड़े रहते हैं, तो उनको ये सब मालूम रहता है। और इस हिसाब से अगर आरएस की एग्ज़ाम देना है, आप आरएस को एग्ज़ाम को फाइट करना है, आपको आरएस बनना है, एसडीएम बनना है आपको, तो आपको शिक्षा से जुड़ा ही रहना पड़ेगा। आपको अच्छा मटेरियल पढ़ना ही पड़ेगा, अच्छी न्यूज़, अच्छी किताबें। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट बी आ गया यूनिट सेकंड का। ये 25 अंक का है। इसमें 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, 5-5 अंक हैं, और मैक्सिमम 50 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। ये भाग बी है यूनिट सेकंड का, 25 अंक का है, 5 अंक है प्रत्येक प्रश्न के, और मैक्सिमम 50 शब्दों में इसका आंसर लिखना होता है। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में निवेश वार्षिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को परिभाषित कीजिए। भारत में निवेश और वार्षिक बिक्री के आधार पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों को परिभाषित करना है। इसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। ये अच्छा प्रश्न है। ये बार बार कई एग्जामों में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव रूप में भी पूछा जाता है इस प्रश्न को। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान की समर्थ योजना का उद्देश्य क्या है? राजस्थान की समर्थ योजना का क्या उद्देश्य है? इस प्रश्न में ये करंट से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में जो समर्थ योजना चलाई गई है उससे संबंधित ये प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न, देश में नवीन रोजगार सृजन करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना पीएमआरपीवाई के अंतर्गत नियोक्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं? राजस्थान देश में नवीन रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना पीएमआरपीवाई के अंतर्गत नियोक्ताओं को क्या प्रोत्साहन दिए गए हैं? तो ये अच्छा प्रश्न है। ये योजना से संबंधित है। जो सरकारी योजनाएं चलाते हैं देश में विकास के लिए, उनसे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न नंबर है 9, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की मुख्य विशेषताओं को समझाइए। आप अगर रेगुलर आप अखबार पढ़ते हो तो आपको पता ही होगा, ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम 2019 के बारे में ये प्रश्न पूछा है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 की मुख्य विशेषताओं को इसमें लिखना है। मैक्सिमम 50 शब्दों यानी 5 लाइनें समझ सकते हो आप। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, विश्व बैंक के समूह के जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना 2021 से 25 की किन्हीं 5 लक्ष्यों को लिखना है। इसमें विश्व बैंक समूह के जलवायु परिवर्तन कार्य योजना 21 से 25 के किन्हीं 5 लक्ष्यों को लिखिए। जो विश्व बैंक समूह की जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना 2021 से 25 है, उनमें किन्हीं 5 लक्ष्यों को इसमें लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, ये पार्ट सी आ गया यूनिट सेकंड का। ये 30 अंक का है, यानी 10-10 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10-10 नंबर के 10 अंक का होगा प्रत्येक प्रश्न, और 3 पूछे जाएंगे तो टोटल पार्ट सी कितने होगा? 30 अंक का हो जाएगा। और मैक्सिमम है 100 शब्दों में इसका उत्तर लिखना हो। 100 शब्दों यानी 10 से 12 लाइनें समझ सकते हो आप। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या है? भारत में आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत उद्योग और आधारभूत संरचना से संबंधित प्रमुख उपाय क्या है?
ये भारतीय अर्थव्यवस्था से जो सुधारात्मक उपाय अपनाए जा रहे हैं उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न, इसमें जगह दी गई है आपको, कम से कम 15 लाइनें हैं, आराम से लिख सकते हैं अपने आंसर को। फिर प्रश्न पूछा गया है कि राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री की 7 सूत्री कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। यह अच्छा प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण से संबंधित प्रश्न पूछा है। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये पार्ट बी का लास्ट क्वेश्चन है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 की विजन एवं प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। दृष्टि या विजन एवं प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। ये भी अच्छा प्रश्न है। राजस्थान सौर ऊर्जा नीति 2019 की दृष्टि एवं प्रमुख उद्देश्यों को इसमें लिखना है। राजस्थान सोलर एनर्जी पॉलिसी 2019। नेक्स्ट यूनिट है यूनिट थर्ड का पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, इस प्रकार बांटा गया है। ये यूनिट ए में है, यूनिट थर्ड का पार्ट ए में है, 20 अंक का है। सेक्शन ए के सेक्शन है इसमें, यूनिट थर्ड में 3 सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। और सेक्शन ए के अंतर्गत पार्ट ए और पार्ट बी है। पार्ट ए 10 अंक का है और पार्ट बी भी 10 अंक का है। टोटल यूनिट थर्ड के अंदर सेक्शन ए भी 20 अंक का हो गया। देखो यूनिट थर्ड है पेपर फर्स्ट का यूनिट थर्ड, इसमें सेक्शन ए और उसका पार्ट ए। सेक्शन ए 20 अंक का है और उसका पार्ट ए 10 अंक का है। इसमें 2-2 अंक के 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और टोटल 10 अंक का हो जाएगा। तो इसमें पूछा गया है कि पहला प्रश्न है शारदा एक्ट क्या है। पहला प्रश्न क्या है, शारदा एक्ट क्या है, इसके बारे में पूछा है। फिर नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2 है जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है। जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है, ये अच्छा प्रश्न है। समाज शास्त्र विषय से संबंधित पूछे गए हैं। ये समाज शास्त्र विषय से संबंधित ये प्रश्न पूछे हैं, जाति व्यवस्था असमानता का उदाहरण क्यों है। नेक्स्ट प्रश्न, वैश्विक गांव क्या है। व्हाट इज ए ग्लोबल विलेज। वैश्विक गांव क्या है। प्रश्न नंबर 3 है, समाज शास्त्र से पूछा है, 2 नंबर का प्रश्न है ये। मैक्सिमम 15 अंकों में इसको 15 शब्दों में इसको लिखना है। नेक्स्ट प्रश्न है राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। डिफाइन पॉलिटिकल करप्शन, ये समाजशास्त्र का प्रश्न है। 2 नंबर का प्रश्न है, मैक्सिमम 15 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। राजनीतिक भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या है। ये करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। राजस्थान में वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता क्या है। फिर है सेक्शन ए के अंतर्गत पार्ट बी, ये 10 अंक का है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 5-5 अंक के, मैक्सिमम 50 शब्दों में उत्तर लिखना है। तो इसमें प्रश्न है एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करते हुए कौन से लक्षण बताए गए हैं। विच एट्रीब्यूट हैव बीन गिवन फॉर डोमिनेंट कास्ट बाय एम.एन. श्रीनिवास। एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करते हुए कौन से लक्षण बताए गए हैं। ये भी सोशियोलॉजी समाज शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछा गया है। एम.एन. श्रीनिवासन द्वारा प्रभु जाति को स्पष्ट करने हेतु कौन से लक्षण बताए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न समाजशास्त्र का, राजस्थान की जनजातीय समुदाय की प्रमुख 5 समस्याएं लिखिए। राजस्थान की जो ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान है उनसे संबंधित प्रमुख 5 समस्याएं इस प्रश्न में आपको लिखना है। आसान प्रश्न है। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, सेक्शन बी, ये भी 20 अंक का। इसमें 5 प्रश्न छोटे छोटे पूछे जाएंगे, 2-2 अंक वाले, 2 प्रश्न 50 शब्दों वाले इसमें पूछे जाएंगे 10 अंक के। तो टोटल 20 अंक का ये सेक्शन बी है। इसमें पार्ट ए देखते हैं। पार्ट ए में पूछा गया है कि ये आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन SCM सप्लाई चेन मैनेजमेंट को परिभाषित कीजिए। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को परिभाषित कीजिए। आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। प्रबंधन यूनिट है जो मैनेजमेंट यूनिट है उससे संबंधित ये प्रश्न पूछा है। ये 20 अंक की यूनिट है प्रबंधन मैनेजमेंट। उसमें पहला प्रश्न आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न इन्होंने पूछा है स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। ये 2 नंबर का प्रश्न पूछा है, मैक्सिमम 15 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। स्टार्टअप इंडिया योजना का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है
करिश्माई नेता की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए चेरिस्मेटिक लीडर, करिश्माई नेता की कोई 4 विशेषताएं पूछी है इसमें। 2 नंबर का प्रश्न है, मैक्सिमम 15 शब्दों में उत्तर लिखना है। फिर है सेवाओं की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। सेवाओं की कोई 4 विशेषताओं को इसमें चिन्हित या लिखना है। फिर प्रश्न है भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों के नाम लिखिए। जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, उनका इसमें नाम लिखना है। भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंजों के नाम लिखने थे। फिर है सेक्शन बी का पार्ट बी है, 10 अंक का है टोटल। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 5-5 अंक के, मैक्सिमम 50 शब्दों के, उनमें उत्तर लिखने हैं। तो इसमें प्रश्न पूछा है A.H. मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। A.H. मास्लो के अनुसार आवश्यकता क्रमबद्धता सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है किन्हीं 2 चरणों की विशेषताओं के साथ उत्पाद जीवन चक्र PLC प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का वर्णन कीजिए। किन्हीं 2 चरणों की विशेषताओं के साथ उत्पाद जीवन चक्र प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का वर्णन कीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैक्सिमम 50 शब्दों में इसका उत्तर देना होता है। नेक्स्ट सेक्शन सी यूनिट थर्ड का है। देखो पेपर फर्स्ट का यूनिट 3 है, उसमें सेक्शन सी है और उसका पार्ट ए है। और सेक्शन सी 20 अंकों का है, उसका पार्ट ए 10 अंकों का है। उसमें पार्ट ए में 2-2 अंक के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 × 5 10 हो गए। और मैक्सिमम उनका उत्तर 15 शब्दों में देना होता है, 15 वर्ड्स। तो आप देख सकते हैं पहला प्रश्न मिश्रित जनरल प्रविष्टि कंपाउंड जर्नल एंट्रीज। मिश्रित जर्नल प्रविष्टि क्या है? ये अकाउंटेंसी से संबंधित प्रश्न है। अकाउंटेंसी उनसे संबंधित ये सेक्शन है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंट मिश्रित जर्नल प्रविष्टि क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं 2 विधियों का नाम लिखिए। 2 मेथड्स ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। प्रवृत्ति विश्लेषण की किन्हीं 2 विधियों के नाम लिखने इस प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में 4 उत्तरदायित्व केंद्रों को बताइए। उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में 4 उत्तरदायित्व केंद्रों को बताइए। इस प्रश्न में पूछा गया है कि उत्तरदायित्व लेखांकन के संदर्भ में 4 उत्तरदायित्व केंद्रों को बताइए। नेक्स्ट प्रश्न सरकारी अंकेक्षण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पदनाम क्या है? व्हाट इज द डिजाइनेशन ऑफ पर्सन हैविंग हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट। महालेखाकार परीक्षक जो अटॉर्नी जो केग होता है CAG, उसके बारे में इसमें पूछा है कि सरकारी अंकेक्षण में सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति का पदनाम क्या है। नेक्स्ट प्रश्न भारत सरकार द्वारा शून्य आधार बजटन क्यों अपनाया गया था? भारत सरकार द्वारा शून्य आधार बजटन क्यों अपनाया गया था, इसके बारे में इस प्रश्न में लिखना है। फिर है पार्ट बी 10 अंक का है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं 5-5 अंक के, 5 × 2 10 अंक हो गए टोटल पार्ट बी के। और मैक्सिमम 50 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। तो इसमें पहला प्रश्न है उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्विपक्ष अवधारणा को समझाइए। उचित उदाहरण देते हुए लेखांकन की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली के संदर्भ में द्विपक्ष अवधारणा को समझाइए। और इस यूनिट का लास्ट प्रश्न है निष्पादन बजटिंग सरकार व सार्वजनिक उपक्रम के लिए क्यों उपयोगी है? जो निष्पादन बजटिंग है, परफॉर्मेंस बजटिंग, वह सरकार और सार्वजनिक उपक्रम के लिए उपयोगी है क्यों? ये अपने को इस प्रश्न में बताना है। निष्पादन बजटिंग सरकार व सार्वजनिक उपक्रम के लिए उपयोगी है क्यों? ये इस प्रश्न में लिखना है मैक्सिमम 50 शब्दों में। ये 5 अंक का प्रश्न है। तो इस तरह से हमने देखा ये पेपर 1 जो RS मुख्य परीक्षा से संबंधित है। इसमें टोटल यूनिट 3 है, यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3। और हमने देख लिया कि किस टाइप के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। हम आपके लिए और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ, महत्वपूर्ण पेपर और अन्य जो करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। अन्य जो आवश्यक जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, परीक्षाएं किस प्रकार की होती है, आप जुड़े रहिए हमसे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।